नमस्कार, मैं अनुसया साहू विश्व साहित्य सेवा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं श्री अनिल कुलश्रेष्ठ जी, जिन्हें आपने बहुत सारे प्रोग्राम में अपनी गजलें सुनाते हुए सुना होगा। आज हम उनसे मिलकर उनकी गजलों का जो भंडार है और जो उनके पास गजलों का ज्ञान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिनका जन्म 15 नवंबर को हुआ, उन्होंने शिक्षा ली, दो स्नातक डिग्रियां स्टैटिस्टिक्स तथा अर्थशास्त्र। भारतीय स्टेट बैंक से प्रमुख मुख्य प्रबंधक के पद पर से रिटायर हुए और उनकी जो रुचियां हैं वो पर्यटन है, आध्यात्म एवं गजल व लघु कथा लेखन। और विदेश यात्राएं कर चुके हैं, अमेरिका, मॉरिशस, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, मकाऊ व सिंगापुर। सिंगापुर में रहते हैं। साहित्यिक यात्रा भी उन्होंने काफी की हुई है। 70 के दशक से कविताएं लिखने का प्रारंभ, नौकरी की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण साहित्यिक गतिविधियां 1990 से 2006 तक मंद गति से चली। तो आइए मिलते हैं हमारे महान गजलकार श्री अनिल कुलश्रेष्ठ जी से। नमस्कार, विश्व साहित्य सेवा संस्थान में अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुसुईया जी। नमस्कार आपको भी और हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को भी। जी, अपने बारे में बताइए कि कैसे आपका सिंगापुर आना हुआ और गजलों में कैसे आपकी एंट्री हुई। अच्छा। जी। एक्चुअली मैं जब पढ़ता था, हाँ जी। मुझे ऐसा ख्याल है कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था हम्म। तब शायद पहली कोई एक कविता लिखी थी। ओके। शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था कि मैं सीधे गजलें ही लिखना शुरू कर दिया हो। हाँ हाँ उस वक्त युवावस्था में ना कुछ मंचीय टाइप का ज्यादा था। हाँ हाँ हाँ। कब गोष्ठियों में जाना, कुछ एक्टिविटीज उस तरह की रखना, यानी ये बात कर रहा हूँ हम्म मैं 70, 73, 74, 75 के आसपास। हम्म। पहले जब मैं पढ़ता था तब एक होली का कार्यक्रम हुआ था कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता था, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस आगरा। अच्छा। तो वहाँ उस होली कार्यक्रम में मैंने पहली अपनी रचना पढ़ी थी, अच्छा। होली के तेरा अभिनंदन है करके। अच्छा। तो वहां से शुरुआत हुई थी। उसके हम्म बाद फिर वो मंची टाइप के चुटकुलेबाजियां जैसी जो हम्म। चलते हैं आमतौर पर, उस तरह की भी लिखी, कुछ व्यंग भी लिखे। हम्म तो वो चलता रहा। हम्म। धीरे धीरे फिर उन दिनों एक पत्रिका आती थी सारिका, अच्छा। अब आती है नहीं, मुझे ख्याल नहीं है। हम्म उसमें दुष्यंत कुमार के ऊपर पूरा विशेषांक निकाला था उन्होंने उस वक्त पे, हम्म। और वो उनकी गजलों को ही समर्पित था। वो इत्तेफाक से मेरे को पढ़ने को मिला। तो अच्छा। वहां से मेरा गजल के प्रति रुझान हुआ। हम्म और इस तरीके से वो धीरे धीरे, एक्चुअली तब समझ नहीं थी गजल की। हम्म। समझ तो मुझे अगर वास्तव में पूछा जाए तो 2013 के बाद आई है। ऐसा क्या हुआ था कि आपका 2000, जैसे आपने कहा कि 2013 से आपका इंटरेस्ट जागा गजलों में। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ है कि गजल में इंटरेस्ट तो मेरा हमेशा से ही था। मेरे हम्म को हमेशा गजल आकर्षित करती थी, हम्म है ना। मैंने वो दुष्यंत कुमार का वो जो उनका गजल संग्रह शायद एक ही है, वो साई में धूप, वो हम्म। भी खरीदा हुआ था। बल्कि उस पर जिल्द भी वो गत्ते वाली चढ़वा करके बाकायदा पर रखा हुआ है अभी। अच्छा। तो इंटरेस्ट तो मुझे गजल में शुरू से ही था। हम्म मतलब यानी उस वक्त से उनसे शुरू हुआ। फिर और कुछ और शायरी के दो चार संग्रह ऐसे रेलवे स्टेशन पे मिल जाते हैं ना आमतौर पे, वो हम्म। खरीद लिए। तो यूँ अच्छा। करके वो बन गया था। हम्म उसके बाद जब मैं जॉब में बैंक में था, हम्म। तो फिर धीमे धीमे जैसे जैसे आप बैंक में ऊपर बढ़ते हैं वैसे हम्म। वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। हम्म। तो फिर वो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है उसमें कि जी। बाकी अपने शौक सब पीछे छूट जाते हैं। वो तो तो ये है। तो था एक्चुअली। तो ये मेरा रिवाइव हुआ है आके 2005 में। अच्छा। मतलब बीच में काफी गैप रहा, करीब करीब 15-20 साल का। हम्म। उसके बाद जो है 2005 में क्या हुआ कि मेरी पोस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर पर हो गई। अच्छा। जब तक हम ब्रांच में रहते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में रहते हैं या ब्रांच में रहते हैं, तब तक ज्यादा दबाव बना रहता है हर तरह का। ट्रेनिंग सेंटर पे कंपेरेटिवली, हम्म क्योंकि आपको अपना फैकल्टी मेंबर हो गए, हम्म तो पढ़ाना है, ऑफ कोर्स अपने आप को तैयार करना होता है सेशंस लेने के लिए, क्योंकि हम्म नई से नई चीज पढ़ना, फिर हम्म। उस लेवल तक समझना उसको कि दूसरे को समझाया जा सके। जी और जी। जहाँ पूछने वाला भी सामने अपने लेवल का होता है आमतौर पर, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हों। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि वहां से थोड़ा सा वक्त
दिमाग थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से हट गया, जी। एडमिनिस्ट्रेशन से हट गया, तो थोड़ा राहत मिली, तब इस तरफ हो गया हम्म। झुकाव। हम्म। और वहाँ अवसर भी मिल जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर पर, नए बैचेज आते हैं, जैसे सपोज नए क्लरिकल बैच आया है या प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का बैच आया, तो हम्म। उन लोगों के प्रोग्राम में हम लोग एंड में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते थे फ्राइडे अच्छा। नाइट को। अच्छा। आमतौर पर सैटरडे खत्म होता था तब। हाँ हाँ हाँ। सैटरडे इसलिए खत्म होता था कि तब सैटरडे की छुट्टी नहीं होती थी, जैसे आजकल तो एक सैटरडे इंडिया में छुट्टी होने लगी, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे। तब सैटरडे हाफ डे होता था। हाफ डे हुआ तो करता। प्रोग्राम सैटरडे को खत्म होते थे, तो हम्म। फ्राइडे नाइट में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा जाता था। अच्छा। खासतौर पे जो नए बैचेज आते थे, हम्म। एक्चुअली उन्हें भी एक तरह का जज्बा पैदा करना होता है उनके अंदर, केवल अच्छा। बैंकिंग ट्रेनिंग ही नहीं देनी होती है। हाँ हाँ हाँ, ताकि तो इंटरटेनमेंट भी होता सांस्कृतिक रहे कार्यक्रम और आपस उनका मन में लगा रहे। हाँ एक बॉन्डिंग भी बने लोगों में, तो वो अनिल जी, सारे जैसे कि प्रयास। हम जानते हैं सिंगापुर में जहां पर भी हमने आपको देखा, एक गजलकार के रूप में ही देखा। तो पर हाँ। मैं यही जानना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य में गजलकार के गजलों के अलावा आपकी जो भूमिका कई विधाओं में विशिष्ट होगी और होती रही होगी पहले भी, तो हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका पूर्ण संपूर्ण परिचय क्या है। अच्छा। जी। एक्चुअली क्या है, हम्म। मेनली तो अब मैं गजल तक ही सीमित हूँ अब तो, अच्छा। है ना। हाँ हाँ। कुछ लव कथाएं भी लिखी हैं। हम्म। मुश्किल से मेरे ख्याल में दहाई का आंकड़ा मुश्किल से टच किया होगा उसमें, है ना, अच्छा। बहुत कम ही है। क्योंकि और पहले तो मैं लिखता रहा था इधर उधर की चीजें, दो चार कहानियां भी लिखी थी शुरू में, अच्छा। है ना। और कुछ गीत वीत भी शुरू में लिखे थे। हम्म। लेकिन उसके बाद धीमे 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 मेरी जो यात्रा है वो गजल की तरफ ही बढ़ती गई टोटली। मेरे को ये लगा कि एक चीज में डेप्थ ले लेना ज्यादा अच्छा है, हम्म। उसका अच्छाई से बिल्कुल बिल्कुल, गहराई तो से है एक चीज में उसमें बहुत ज्यादा माहिर हो जाना ज्यादा अच्छा है और आपकी रुचि भी उस ज्यादा। तरफ रही ज्यादा। हाँ, कुछ मुझे ऐसा भी लगता है कि हर एक की अपनी स्वाभाविक वृत्ति होती हम्म। हम्म। है ना। हम्म। आप जो कह सकती हैं वो मैं नहीं कह सकता, हाँ बिल्कुल सही है ना। बात कि आप बिल्कुल समझ गए स्वाभाविक कि बात मेरे है। अंदर किस चीज के लिए ज्यादा मतलब प्लेस हाँ, है, अवकाश है जी। वो अपनी अपनी स्वाभाविक वृत्ति है, वो कैसे पैदा होती है, हम किस परिवेश में रहते हैं, या बिल्कुल। हो सकता है पिछले जन्मों से भी लाते हों। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली लाते हैं, हम्म। इसमें कोई बात नहीं, हमारे डेफिनेटली लाते हैं सबकॉन्शियस मेरे माइंड में को। वो चीजें बसी हुई होती हैं जो जागृत होती हैं फिर से। जी। तो सही कहा। तो बैंक में रहकर आप भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे हैं। हमने आपके परिचय से जाना। क्या उस माहौल में भी आप अपनी गजलों से जाने जाते थे, अथवा आपके सहकर्मी आपकी गजलों को का आनंद लेना पसंद करते थे? वो सुनना चाहते होंगे आपको डेफिनेटली। अच्छा, जी। शुरू में तो ऐसा था। हम्म। तब तो मैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैं हम्म। मंची टाइप के थोड़े चुटकुलबाजी टाइप उस तरह के लिखता था। हम्म। तो तब युवावस्था मेरी भी थी और जो मेरे संगी साथी थे उनकी भी थी। अच्छा। तो मनोवृत्ति भी तब उसी तरफ झुकाव ज्यादा होता है। जी जी। तो उस तरह का मैं थोड़ा बहुत सुना देता था। हम्म। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि जब मेरी पोस्टिंग बतौर फैकल्टी मेंबर ट्रेनिंग सेंटर्स पे हो गई, मेरी लास्ट की तीन पोस्टिंग जो है ना अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स की ही है। अच्छा अच्छा। रिटायरमेंट से पहले की तीन लगातार पोस्टिंग मेरी। हम्म। फिर मैं बेस्ट ट्रेनर भी रहा अपने अच्छा। सर्किल का, दिल्ली हाँ सर्किल में था मैं, हाँ एसबीआई हाँ। में बेस्ट ट्रेनर भी रहा मैं 2010-11 में। हम्म। तो ट्रेनिंग सेंटर पर आने के बाद फिर मेरी पहचान गजल के रूप में ज्यादा बनी, हम्म। क्योंकि वहाँ इस तरह का अवसर भी मिलता था कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता रहता था, हम्म। जिसमें मुझे अपना वो प्रेजेंट करने का अवसर मिलता था। आप अच्छे वरना उससे सुनने पहले वाले तो थे, बैंक। श्रोतागण भी अच्छे मिल गए आपको वहां पर। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग तो होता ही है, हम्म। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो आम जनता न होकर के हम्म। कंपैरेटिवली बच्चे भी होते हैं, मान लीजिए नए भी हैं तो हम्म। भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मतलब उस तरह के होते हैं, है हम्म। ना। और हम्म। बाकी तो अपने साथी होते हैं। हम्म। तो वहाँ मैंने फिर गजलें पेश करना शुरू कर दिया था। जी। लेकिन जैसा मैंने कहा है ना कि गजल का जो व्याकरण मैं समझ पाया हूँ, अच्छा, वो 2013 से आपने नहीं शुरू। समझ पाया हूँ रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, उससे प्रोफेशनली पहले मतलब तो आप कहना चाह रहे हैं कि प्रोफेशनली एकदम अच्छी तरीके से डेप्थ से गजलों को कैसे लिखना, जैसे कि है कि दोहे का हाँ नियम होता है वैसे गजलों का भी नियम होता होगा। एग्जैक्टली स्टेप्स से, है अच्छा। ना, उसका छंद शास्त्र समझते हुए, जैसे अरूज बोलते हैं गजल की हम्म। भाषा में, हम्म। अरूज के मुताबिक। क्योंकि हम्म। उससे पहले तो
मैंने अभी भी देखा है बहुत से लोगों को, और मैं भी उसी स्थिति में रहा हूँ कि हम्म। जो कह दिया उसी को समझ लिया कि ये गजल है। हाँ 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 उसी मिल गई और समझ लिया अपने मन में कि ये हाँ गजल हो गई। हाँ हाँ अभी भी ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं मेरे को, हाँ निगाह में आते हैं, हाँ है ना। हाँ तो हाँ। क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है हम्म कि हम्म। ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा में होता होता है, जी जी। है ना। लेकिन प्रोफेशनल तो इसकी ट्रेनिंग लेना और उसे समझना, ये एक बहुत बड़ी बात, मतलब अपने आप में वो कहते हैं ना कि हम उस चीज में माहिर हो गए, ग्रेजुएट हो गए, तो उसे सीखना पड़ता है, उसकी एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती हो। जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना ट्रेनिंग। चाहूंगी कि ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको इस लेखन की प्रेरणा दी। अच्छा, जी। विशेष रूप से गजल की जो प्रेरणा है, हम्म एक तो जब मैं शुरू की बात जो मैं कर रहा हूँ, तब भी हम्म मेरा कारण मैंने इस फॉर्म में कही थी, यानी गजल मैं समझता था गजल है, हो या नहीं हो, या हम्म अलग अलग शेर हो गए तो मैंने समझ लिया ये गजल है। हम्म तो तब तो मेरे एक कजिन ब्रदर थे, मेरी बुआ जी के बेटे, हम्म बहुत अर्ली एज में वो एक्सपायर हो गए थे, करीब करीब 40 41 साल की एज में, हम्म 1983 में एक्सपायर हुए थे। हम्म। मेरे से काफी बड़े थे। जी। वो बहुत बढ़िया लिखते थे। अच्छा। उन्हें ईश्वर प्रदत्त था कुछ, ओके। शायरी भी, संगीत भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे वैसे। अच्छा। लेकिन ईश्वर प्रदत्त ही था, क्योंकि उनकी कोई वैसी विधिवत शिक्षा उस तरह की नहीं हुई थी। हाँ हाँ। तो वो मेरे पहले व्यक्ति थे जिनसे मुझे प्रेरणा मिली थी। अच्छा। उन्होंने तब पोस्ट कार्ड चला करते थे, पोस्ट कार्ड पर उन्होंने मुझे एक शेर भेजा था एक बार लिख करके। हाँ हाँ। 83 से पहले की बात कर रहा हूँ, 83 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी। ओहो हो। का ओके। शेर था हम्म कि मेरे प्रेम पात्र के मन में और किसी का प्यार न हो। हम्म ये उनका मतलब, राजेंद्र भाई साहब थे वो मेरे, राजेंद्र कुमार दीन के नाम से लिखते थे, हम्म शिवपुरी मध्य प्रदेश में रहते थे। हम्म। तो मेरे प्रेम पात्र के मन में और किसी का प्यार न हो, घर तो हो दीवारों वाला, पर घर में दीवार न हो। क्या बात ये है। उनका शेर था, उन्होंने मुझे पोस्ट कार्ड पर एक बार भेजा। हम्म मैंने पलट के उनको जवाब उसी तरह से दिया, मतलब शेर के रूप में ही। और हम्म वो मैंने उनको लिखा था। हम्म हाँ, घर से दीवारों का रिश्ता मित्रों बहुत पुराना है। हम्म। घर से दीवारों का रिश्ता मित्रों बहुत पुराना है। हम्म। घर में दीवारें हों भी तो घर उनका आधार न हो। घर क्या में दीवार भी तो घर उनका आधार न हो। तो बात। वो मेरे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, जिनसे मैं प्रेरित हुआ। हम्म दूसरे उच्चन कुमारी किताब मैंने खरीदी थी, साय में धूप, वो उन्हीं दिनों की बात है, मतलब कुछ समय पहले की। हम्म तो इत्तेफाक ऐसा भी हुआ था, जब वो बहुत बीमार थे तो मैं उन्हें देखने के लिए शिवपुरी गया। तो हम्म। उन्होंने संभवतः मेरे सम्मान में वो पहली गोष्ठी हुई जो शिवपुरी में मेरा अच्छा किसी ने सम्मान किया हो, मतलब अच्छा मुझे अच्छा। बाकायदा, मतलब मेरे लिए उन्होंने शिवपुरी के लोकल शायरों को बुला करके, हाँ जबकि वो हाँ। काफी बहुत हम्म। गंभीर रूप से बीमार थे। ओहो। और मेरा ऐसा जो ब्रदर आया है वो भी लिखता है, तो हाँ हाँ। उन्होंने एक आयोजन, तो वहां से मुझे लगा कि हाँ, उन्होंने मुझे हर तरह प्रेरित किया है। हम्म। उसके बाद जो है, फिर दूसरे व्यक्ति जो मुझे मिले, हम्म मतलब वो शायद नहीं थे, हम्म। वो मुझे यहाँ सिंगापुर में मिले। अच्छा। मेरे जब पत्नी का देहांत हो गया था, उसके बाद मैं रिटायर भी हो चुका था। हाँ 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 मैं सिंगापुर बेटे के पास आके रहने लगा था। हाँ हाँ। तो उस सोसाइटी में एक सज्जन मुझे मिले। उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ के मुझसे नमस्ते की। हम्म एक ही सोसाइटी में, हम ऊपर के फ्लोर पर किसी पे थे, वो हम्म नीचे थे। हम्म। तो डॉक्टर त्रिलोक सिंधवानी नाम था। जी। बहुत बढ़िया, मतलब मेरे ख्याल में 80 के आसपास की एज रही होगी। हम्म ऐसे ही टहलने के ही निकले, आपस में परिचय हुआ। हम्म। तो वो बड़े विद्वान आदमी थे, इंटरनेशनल बिजनेस के। अगर अच्छा। गूगल पर सर्च किया जाए डॉक्टर त्रिलोक सिंधवानी तो आपको नाम मिलेगा, ओके। किताबें हैं उनकी, कई जगह विदेश में भी प्रोफेसर रहे, हाँ। पत्रकार भी रहे, कैरियर में उन्होंने विभिन्न चीजें की थी। हम्म तो उस वक्त चूंकि मैं थोड़ा सा मेंटली अपसेट रहता था मिसेज की डेथ के बाद, उन्होंने मेरे जीवन को यू टर्न दिया एक्चुअली। मैं इस वजह से उन्हें चर्चा में अवश्य लाना चाहता हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है एक तरह की। आज भी हैं वो, अब मोहाली में रह रहे हैं। उनकी हम्म। बेटी यहाँ सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। अच्छा। उसके पास रह रहे थे वो अर्ली एज में विडो हुई थी, शायद 32 ईयर्स ऑफ एज थी। फिर वो चली गई चंडीगढ़, हाँ। तो उसके साथ ही वहाँ चले गए। उन्होंने एक दिन मुझसे एक प्रश्न किया, उन्होंने कुछ ऐसे ही शेर वेर मेरे सुने। फिर मुझसे वो बोले कि आपका कोई शेर मैं लिख लूं, मैं अपने पास की किताब में इस्तेमाल कर लूंगा। मैंने हम्म कहा हाँ जरूर, मेरे को अच्छा लगा अंदर। जो
उसके बाद मेरी मेंटल कंडीशन देखते हुए उन्होंने मुझसे 2-3 प्रश्न किए, जिसने मेरी सोच को बदला, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए। उनका प्रश्न ये था कि आपका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, वैसे जनरल कोई बीमारी बीमारी तो नहीं? मैंने कहा नहीं। पेंशन मिलती है? मैंने कहा हाँ पेंशन मिलती है। तो वो ये बोले कि देखो आप फाइनेंशियली ठीक हो, आपको डिपेंड नहीं हो बच्चों के ऊपर, स्वास्थ्य आपका ठीक है, कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपसे बढ़िया कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हो सकता। मतलब समझाने का ढंग आप देखिए उनका। मतलब जो मैं दुर्भाग्य मान रहा था मिसेज के बाद अकेले रह जाना, उसको उन्होंने मेरे को एकदम नजरिया बदल दिया कि आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं हो सकता। कि आपको ये लिखना जो आता है, ये इतने लोग पार्क में टहल रहे हैं, सैकड़ों लोग थे उस वक्त, मान लीजिए 100 लोग थे, बोले इनमें से कितने होंगे जो लिख लेते होंगे? निकली तो सही बात है। मुश्किल से कोई 100 में कोई एक आध, वरना हम्म वो भी नहीं। हम्म कि हम्म, आपने, तो ये ईश्वरीय देन है ये मानिए। बिल्कुल और फाइनेंशियली आप ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक है, तो इस ईश्वर की देन को आपको बांटना है बस। और बिल्कुल। ईश्वर ने आपको ऐसा मौका दिया है कि आपको जो आखिरी चिंता होती है आदमी की, जो मेल की बात कर रहा हूँ आदमी की, मतलब हम्म कि मेरी बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, हम्म। ईश्वर ने आपको मुक्त कर दिया उससे। मुक्त कर दिया, वाह। और उसके इन एक वाक्य ने मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया। पॉजिटिव डायरेक्शन दे दी। कि पॉजिटिव। आप बस लिखो और बांटो, इससे कमाने की भी मत सोचना। उन्होंने बिल्कुल। बोले, उन्होंने वही प्रेरणा थी जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप किताब छपवाओ। मैंने, मेरी किताब कौन पढ़ेगा, मैं हाँ कोई हाँ सिद्ध व्यक्ति तो हूं नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो बोले ये सोचो ही मत। हम्म जैसे बच्चों का भाग्य होता है, किताब हम्म, का भाग्य, सही। आपका काम तो ईश्वर की देन है, उसको आप बस सबको बांटना आपका काम है। क्या तो बात। उन्होंने मेरे को ऐसा एक रास्ता सुझाया कि मैं हम्म बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। अभी भी वो मेरे ख्याल में 25 85 86 साल के होंगे, हम्म, एक्टिव हैं। अभी हम्म, भी कभी कभी फेसबुक पे मेरे पर कमेंट कर देते हैं। तो अच्छा। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार उनका हूँ कि हम्म, उन्होंने मुझे निगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाया। बहुत खूब। उनका कहते हैं कि भगवान ऐसे एंजल से मिलवा देता है आपको, जब आपके पास कुछ ऐसा होता है और आपको रास्ता नहीं दिखाई देता। कहते हैं ना कि जैसे हनुमान जी को जामवंत ने रास्ता बताया था, अपनी शक्तियों से अवगत करवाया था। तो भगवान कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति से ऐसे जरूर मिला देता है इंसान को, ताकि उन्हें एक मतलब रास्ता मिल जाए कि भाई हमें आगे अब जाना कैसे है। डेफिनेटली मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से बिल्कुल। कि वो ईश्वरीय विधान ही था कि वो मुझे मिले। और उसके बाद फिर उन्हें सिंगापुर से चले गए, वो मैंने जैसे बनाया मोहाली चंडीगढ़, तो हम्म, वहीं बेटी के पास रह रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा ही रहा होगा कि ईश्वरीय कृपा रही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगी कि वो क्या विशेषताएं होती हैं जो गजल को अन्य नज्मों और कविताओं से अलग करती हैं। हाँ, ये ऐसा है कि आमतौर पर जो कविता होती है ना, जी। एक विषय पर केंद्रित होती है आमतौर पर। चाहे बिल्कुल। वो हिंदी में कविता कहें हम उसे, या हाँ। उर्दू में नज्म कह लें उसको। हम्म, एक उसका केंद्रीय विषय होता है, उसके इर्द गिर्द वो चलती है। गजल का सबसे बड़ा अंतर यह है कि वो इस तरह की आमतौर पर नहीं होती, हो भी सकती है, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन आमतौर पर नहीं होती। आमतौर पर गजल में क्या होता है, जैसा सभी जानते ही हैं, गजल में जो बनी होती है वो शेरों से बनी होती हम्म, है ना, अलग अलग, जैसे भी हो, 4 5 हो या 6 7 हो, 8 10 हो, कितने भी हो सकते हैं, हम्म, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कम में जरूर कहते हैं कि 4 या 5 कम से कम होने चाहिए। हम्म, तो हर गजल, वो गजल का हर शेर अपने आप में इंडिपेंडेंट कविता होता जी है ना। जी। मतलब आपस में कुछ कहता है, मतलब एक इंटरडिपेंडेंसी नहीं एक होती। शेर ने जो कह दिया, जरूरी नहीं है हाँ, कि दूसरा शेर उससे कनेक्टेड ही हो। एग्जैक्टली exactly, हाँ है ना, वो हाँ। जरूरी नहीं है। हम्म। और कविताओं में और नज्मों में वो एक धारा लिंक प्रवाह जुड़ा चल। हुआ होता है कि उसके आगे की बात, हाँ, उसके आगे की बात, उसके आगे की यस बात। यस, है ना। गजल में वो चीज नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र। आपने एक अगर धर्म पे कहा है तो दूसरा आप राजनीति पे भी कह सकते हैं। राजनीति भी कह सकते हैं, दूसरा आप प्रेम संबंध से भी रिलेटेड कह सकते हैं, तीसरा आप हाँ, अध्यात्म से भी रिलेटेड कह सकते हैं। यानी अगर 5 शेर हैं तो ये मान लीजिए 5 स्वतंत्र कविताएं हैं वो, 5 स्वतंत्र अर्थ हैं, कविताएं हैं, हाँ। है ना। हम्म तो यानी ऐसा नहीं है कि इसके अलावा गजल नहीं हो सकती।
हम्म। एक केंद्रीय भाव को रख के भी गजल होती है। जी। जी। अच्छा, पूरी गजल किसी एक मतलब प्रेम भाव को ही समर्पित है, हाँ। होती है, हाँ। ईश्वर को समर्पित होती है पूरी हाँ। पूरी गजल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन बंधन नहीं है। और हम्म। कविताओं में वो एक तरह से बंधन की तरह है। यहाँ अगर वो एक ही भाव को लेकर चलती है तो हम्म। उसको आप कह देते हैं, मैं खुद ही भूल रहा हूँ उसको, मुसद्दस, उसका कुछ पर्टिकुलर या नाम इस तरह दिया का, होगा उन्होंने हाँ गजलों उस तरह गजल का नाम है उसका ही। हम्म। तो मुसलसल गजल, हम्म। सॉरी, मेरे दिमाग से अच्छा, वो क्या शब्द, कहते हैं उसे? मुसलसल गजल कहलाती है। मुसलसल। मुसलसल गजल, मुसलसल मुसलसल गजल वो होती है जिसमें मतलब एक सारे एक शेर टॉपिक आपस में के क्रम से ऊपर चल रहे होती है वो। हैं, लिंक्ड है ना। जी। जी। गजल कहने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अनिल जी? अच्छा, हम्म। तो इसमें एक्चुअली ऐसा है, गजल में जो पहली बात तो ये समझना जरूरी है हम्म। कि उसमें उसके खास अंग क्या है हम्म। है ना। हम्म। जैसा मैंने पहले कहा ना, शेर से बनी होती है। हम्म। शेर में आप देखेंगे, हर शेर में दो पंक्तियां होती हैं, हम्म। ठीक है ना। हम्म। दोनों पंक्ति मिसरा कहलाती है। हम्म। मिसरे में फिर वो वर्ड्स आते हैं। हम्म। अब वर्ड्स को आप ये देखेंगे कि वो जो लफ्ज हैं उनमें एक तरह का प्रवाह होता है, हम्म। रवानी, हम्म। है ना। हम्म। वो जो प्रवाह है उसमें गेयता भी कह सकते हैं। हम्म। प्रवाह हर गजल का अलग अलग होगा, हम्म। किसी लेकिन गजल में किसी वो तरह दोनों बहाव है। लाइनें बहुत राइम होती हैं, मतलब एक तो राइमिंग वर्ड्स तो होते ही होते हैं, प्लस मुझे लगता है हाँ उनका कैलकुलेशन भी, जैसे दोहे में लघु और गुरु का कैलकुलेशन होता है, सेम उसी तरह हाँ, से गजल में भी रखना जरूरी होता होगा, ज्यादा लय और ताल और बिल्कुल, सुर मिलाने के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझ रही हैं आप। हम्म। आ, गजल में जो है, उससे जो जो लय जिसे हम कह रहे हैं, हम्म। उसी में गजल में समझ लीजिए उसके लिए एक शब्द है बहर। अच्छा। वो बहर में कही जाती है। हम्म। लेकिन हर गजल अलग अलग बहर में हो सकती है। एक ही गजल में बहुत सारी, एक ही बहर में बहुत सारी गजलें हो सकती हैं। लेकिन जो एक कंप्लीट गजल है उसका हर शेर एक ही बहर में होगा, अच्छा। ठीक है? जिस बहर में वो हमने अच्छा। पहला मिसरा लिख दिया या पहला शेर लिख दिया, हाँ। पहला शेर से हाँ। बतला बोलते हैं। हाँ। फिर हाँ। अन्य शेर जो आएंगे उस गजल में, वो फिर हम्म। उसी बहर में चलेंगे। ये संभव हाँ। नहीं है कि हम भाव तो अलग अलग हो सकता है, हाँ। लेकिन बहर वही रहेगी। हाँ। अब बहर के साथ ही दूसरा शब्द उसमें आता है, वजन, ओके। है ना। हाँ। वजन क्या है? किसी लफ्ज को उच्चारण करने में जितना समय लगता ओके। है ना। लफ्ज भी नहीं कहना चाहिए, हर्फ को, जो हम्म। अक्षर है। हम्म। जैसे उसमें मात्राएं जो समझिए, लगी हुई होती हैं। है ना ये, गलत, हम्म। है ना। हम्म। उर्दू में गजल में उच्चारण का ही महत्व है एक्चुअली। गलत, हम्म। गलत वो हम कैसे बोलते हैं, गलत, इस तरह ही पढ़ते हैं ना, वो जो उच्चारण है। हम्म। तो अलग पढ़ा गया, लत अलग पढ़ा गया। हम्म। तो जो है वो एक के वजन पर लिया जाएगा। लत, एक एक दो एक है ना, तो उनको दो में एक साथ, क्योंकि एक साथ पढ़े जा रहे हैं। हिंदी में तो अपन को एक 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 गिनेंगे, हम्म। लेकिन गजल में हम गिनेंगे 1+2। ओके। गजल हम्म। यानी, अच्छा, गजल इटसेल्फ भी 1+2 है ना। हम्म। हम्म। कोई शब्द है, मान लीजिए रोको, हम्म। रोको, दोनों में क्या है, वक्त ज्यादा लगता है, रो को, वहाँ 1+1 2 नहीं हो रहा है, लेकिन रो अपने आप में दो के वजन पे है, को दो के वजन पे है, तो रो को दो दो के वजन पे लिया जाएगा। तो इस तरह उसमें बहर जो बनती है वो ये वजन का कॉम्बिनेशन होता है। एक दो से हम उसे डिनोट कर देते हैं। जरूर नहीं है कि आप से एक दो ही, कोई उसमें कुछ और भी फॉर्म उसको अपना सकता है। लेकिन वो जो ध्वनि का उतार चढ़ाव है, कितना हम्म। वक्त उच्चारण करने में दे रहे हैं, बस वो वजन कहलाता है। काफी गणित होता है अनिल जी इसमें। जी, काफी गणित होता है, मतलब हम भाव आ, के हृदय से निकलते हैं, ये नपे तुले नहीं होते हैं, निकलते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें शब्दों की नाप तौल में ढालना, गणित लगाकर, ये रियल में एक अपने आप में बहुत बड़ी कलाकारी है।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि भाव जो है वो नाप तोल के नहीं निकलते। जी जी एग्रीड, है ना? जी। एग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उन्हें उस फॉर्म में लाना पड़ता है, लेकिन एक स्थिति वो आ जाती है बहुत से लोगों की। हम्म मैं नहीं हूँ उस स्थिति में, लेकिन हम्म जो शायर एक्चुअली शायर है, मुझे तो ये भी शर्म आती है, मुझे लोग शायर कह लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जो एक्चुअल शायर हैं पैदाइशी, हम्म। उनके लफ्ज ही वो दिमाग में विचार ही बहर में कि उतरते हैं। भाव उसी बहर अब में लगता है, निकलते हैं जी। एक्चुअली तभी तभी वो शायर कहलाने योग्य है मेरे हिसाब से, अगर कहा जाए तो। हम्म अगर भाव स्वाभाविक रूप से आपके बहर में ही उतर रहे हैं, हम्म वही वजन में आ रहे हैं, हम्म। तब तो वास्तव में शायर हैं। वरना तो शायरी हमने ओढ़ी हुई है, यूं समझ लीजिए कि हम तो ये कह भाव सकते तो हैं हमारे। कि 2-3 जन्मों से कोई शायर रहा हो तो वो चौथे जन्म में इस तरह के भाव निकाले जो नहीं, कि ऐसे लोग बिल्कुल होते हैं। नपे तुले हो। जो लर्निंग स्टेज में हो तो मुझे लगता है कि उसे सांचे में ढालना ही पड़ेगा सांचे भाव। में ढालना पड़ेगा, लेकिन वो स्थिति पैदा हो जाती है मेरे ख्याल में। हाँ। उसका सही तरीका ये है हम्म। कि लगभग हर बहर तो नहीं, हर पॉपुलर बहर पे, ये बहर तो बहुत सारी हैं, हम्म हम्म सैकड़ों की संख्या में हैं, जो मुझसे मुझसे 30-32 हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं। हम्म लगभग हर एक में कोई ना कोई फिल्मी गाना भी है। हम्म। तो आप, अगर कोई गुनगुनाता रहे ना फिल्मी गाने, कोई अपने बसा ले सोच में, फिर हम्म उसी पे लफ्जों को ढालने की कोशिश करें, तो हम्म ढल जाता हम्म। है ना? तो वो उस तो जहन जैसे में बैठने की कोई वजह है। धुन बनी। अब जैसे संगीतकार हैं या धुन बनाने हाँ वाले अलग होते हैं तो वो पहले धुन बनाते हैं फिर उन धुनों में शब्द फिट करते हैं अकॉर्डिंग हाँ, टू द बिल्कुल। सिचुएशन। कि मतलब फिल्म हाँ, में सिचुएशन क्या चल रही है हमें इस हिसाब से ये बनाना है। तो वो तो चलिए एक कॉम्बिनेशन हो जाता है उनको कि भाई लय मिलनी बहुत जरूरी है शब्द तो बाद में भी मिल जाएंगे लेकिन पहले वो धुन तो मिले जो कि बहुत सुहावनी हो जो माइंड को सुनने में अच्छी लगे जो संगीत के साथ मतलब उसमें जा रही हो लहर के साथ में। तो ये बहुत बहुत बड़ी कला है और ये मुझे ऐसा लगता है कि गॉड गिफ्टेड ही होती है लोगों के पास। नहीं, एक्वायर्ड भी हो सकती है मेरे ख्याल में, ऐसा हाँ। नहीं है। गॉड गिफ्टेड हो वो तो अच्छी बात है, गॉड गिफ्टेड जिन्हें होगी हम्म। उनकी तो फिर शब्द उसी तरह बहर में ही उतरेंगे ही। हाँ हाँ। लेकिन ये भी संभव है, हम्म जैसा आपने खुद ही कहा ना कि संगीत के क्षेत्र में पहले धुन मिल जाती है, यहाँ पहले आप बहर सामने आ जाए, फिर उस हम्म। बहर के मुताबिक आप ढाल लीजिए उसको। हाँ लीजिए हाँ। ऐसा ही किया ही जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे शेर बहर में उतरते हों, एक हाँ कोई मिसरा बहर में उतर गया, हाँ हाँ। बाकी के आपको फिट करने पड़े। फिट करने ऐसा पड़े। भी संभव हो सकता है, और होता ही है प्रैक्टिकली। हम्म ऐसा मेरे ख्याल में सबके साथ में ही होता होगा कि एक मिसरा कोई बहर में अचानक दिमाग में गूंज गया, हम्म। एक गूंज गया, और उस एक शेर के लिए या एक मिसरे के लिए फिर पूरी गजल कही जाती कही जाती है कही है ना? जाती है। सही ऐसा है। भी हो जाता है, वो बिल्कुल होता है ऐसा। बिल्कुल और मैं समझता हूँ सभी के साथ में होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये एक तरह के डाउनलोड होते हैं जब आपको वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज पड़ी हुई है लेकिन आपके दिमाग में क्यों आई क्योंकि आपने उसे बहुत ज्यादा सोचा। तो वो कहीं ना कहीं से आपने हाँ, उसे लपका और लिख लिया। अब उसके बाद आगे की आप खुद बना रहे हैं खुद क्रिएट कर रहे हैं तो ये एक तरह का क्रिएशन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत मैं सुंदर अब आपसे एक क्रिएशन और है। आगे सवाल पूछना चाहूंगी कि कई मित्र गजल लेखन को कठिन कहने लगते हैं। आपके अनुसार उनकी यह धारणा क्यों बनती होगी ऐसी कि भाई बहुत कठिन है। अच्छा, ये सवाल उससे ही लिंक हो गया जो अभी जी चर्चा जी चल रही थी। जी। तो एक्चुअली लोगों को कठिन बस इसी लगता है, जो वजन का जो कंसेप्ट है ना, हम्म। इसमें ही सरेंडर कर जाते हैं एक्चुअली, हम्म जो मेरा अनुभव है। हम्म तो मेरे मिलने जुलने वाले काफी ऐसे हैं जो हम्म लिख रहे हैं, हम्म या लिखने का प्रयास किया लेकिन छोड़ गए, हम्म ऐसे भी हैं, है। लिखते लिखते मतलब बीच में तंग आ गए या छोड़ दिया नहीं समझ आया आगे नहीं चल पाए। हाँ हाँ, मतलब अन्य विधाओं में लिख रहे हैं, हम्म। ऐसा नहीं। लिखने का हाँ मतलब, मेरा मतलब हाँ गजल लेखन में है हाँ वो, हाँ है ना? हाँ। और मेरे अपने मित्रों में ही हैं ऐसे हम्म कि उन्होंने बहुत शौक से ये कहा कि मैं भी लिखूंगा हम्म या लिखूंगी, और लिखना हम्म शुरू भी किया। हम्म। लेकिन एक्चुअली वो लगता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे छत पे पहुंचना चाहते हैं बिना जीना चढ़े हुए, अच्छा बिना सीढ़ी के लिफ्ट है करना ना? चाहते हैं हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, हम्म सीधे लिफ्ट से, है हम्म। ना? बस वो घबरा जाते हैं। वो नहीं हो सकता। जिन्हें जो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, जीना चढ़ सकते हैं एक स्टेप बाय स्टेप, हम्म वो हम्म डेफिनेटली छत पर पहुंच जाएंगे।
हम्म। जो सीधा नहीं चढ़ना चाहते, जीना नहीं चढ़ना चाहते, बल्कि चाहते हैं कोई उन्हें उठा के और छत पर बैठा दे। ये भाव, ये चीज निकल कर ही नहीं आएगी अगर आप उस चीज में तैरेंगे नहीं जब तक। उस हाँ, ये तो भाव सागर है शब्दों का, मतलब एक तरह की कला है, और एक कला सीखने के लिए आपको अपना, मतलब आपकी आत्मा उसमें डालनी ही पड़ेगी, तब जाकर वो एग्जैक्ट। निखार आएगा। अदरवाइज वो निखार, वो वजन नहीं आएगा। मुझे ऐसा कुछ लगता है। स्वाभाविकता भी हो सकती है, क्योंकि वो अन्य विधाओं में तो बढ़िया लिख रहे होते हैं। हाँ हाँ। गजल के मामले में तो उन्हें लगता है कि यार बड़ी बंदिश है, ये वजन में कैसे ख्यालों को लाया जाए, उन शब्दों को कैसे ढूंढा जाए, वक़ुबरी इतनी नहीं है ना। तो इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। तो डेफिनेटली उसका एक हल ये भी होता है कि हम्म अगर कोई काफी पढ़े गजलें हम्म विभिन्न शायरों की, हम्म है ना, अच्छे शायरों की मिल जाती है इंटरनेट पे जमाने में, तो आपको जरूरी नहीं है किताब भी पढ़ो, तो हम्म किताब भी खरीदो, हम्म तमाम सारी मिलेंगी। हम्म तो वो मेरे ख्याल में बहुत सहायक होता है हम्म। अगर उनको पढ़ा जाए। लेकिन वो जगह धैर्य चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। धैर्य तो वही, वो भी क्योंकि वो ऐसी पढ़ना वाली में तो बात सीढ़ी है, चढ़ने के और ये बराबर ही है बहुत ना। रुचि वाली बात है, जिसे बहुत रुचि हो। वही। अच्छा, मैंने देखा है ऐसे कि बहुत जो उर्दू के जानकार हैं वो इस हाँ, फील्ड में काफी माहिर नजर आते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या है कि तुम परंपरागत रूप से उर्दू से जुड़ी हुई है गजल, इसलिए ऐसा लगता है। हम्म। बाकी ऐसा नहीं है गजल कोई उर्दू की मोहताज हो, अच्छा ऐसा भी नहीं अच्छा अच्छा। है। हाँ हाँ, ऐसा हिंदी और उर्दू गजल तो की जैसे भाषा में कभी माँ नहीं मौसी है। वाली कहानी है। गजल का शिल्प तो है एक, वो हम्म। शिल्प हम हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दूसरी ओर एक बात लेकिन जरूर है कि उर्दू में एक माधुर्य है शब्दों का, जी। माधुर्य भी है, और जो मुझे लगता है गहराई भी है। गहराई भी है। ठीक है, भी कुछ शब्दों में गहराई है, हाँ, लेकिन उर्दू की अपनी एक लालित्य है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक शायद सौंदर्य हिस्टोरी, है। हिंदी का अपना एक सौंदर्य है। अब मुझे लगता है हर भाषा का अपना सौंदर्य होता है, लेकिन हर उर्दू भाषा का है। जो सिखाते गजल हैं। के लिए उर्दू ज्यादा सूटेबल है, ये कह सकते हैं जी जी कि जी। गजल में क्योंकि जो है आप वो अपने उर्दू भाव, ज्यादा जो शोभित जिस है। तरह के भाव व्यक्त करना चाहते हैं, तो शायद उन लफ्जों में वो ज्यादा हाँ, समझ में आते हैं, और या ज्यादा खिले हुए नजर आते हैं, ज्यादा बिखरे हुए नजर आते हैं। अच्छा, वैसे ईमानदारी से देखा जाए तो हिंदी और उर्दू में कोई फर्क तो है नहीं, व्याकरण दोनों का एक जैसा है, जी वाक्य जी रचना जी एक जी सी होती जी है ना, जी। कर्ता क्रिया कर्म वगैरह की पोजीशन हाँ वही हाँ होती है। हाँ हाँ हाँ। तो इन लोगों को कोई दिक्कत होती नहीं है। और सही बात यह है कि हम लोग जो है ना, हम्म जो बोलते हैं हिंदी, हम्म। उसमें आधी तो उर्दू ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे या, शब्द है ना, ऐसे होते हैं या कुछ। यूं कहिए कि जो लोग उर्दू अपने को उर्दू बोलने वाला समझते हैं, वो हाँ। आधी हिंदी ही बोल रहे होते हैं, जी जी है ना। एक्चुअली उर्दू का कोई भाषा है ही नहीं, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो खुद उर्दू वाले भी इस बात को जानते हैं। उर्दू अपने आप में कोई भाषा है ही नहीं। उर्दू तो सम्मिश्रण है अरबी, फारसी और हिंदी का। जी जी जी। उर्दू अपना कोई, वो थोड़ी है कोई अपना मूल शब्द कोई भी नहीं है उर्दू का। अब आप वो उर्दू चाहे का कभी, जहां से आई हो, है बड़ी सुंदर। मतलब बहुत जो सुंदर। इसकी और जो गजल इसका तो ऐसे ही है लहजा ना, है, जो जैसे इसका, हाँ, मतलब गजल भी हिंदी अरबी से अगर हम शुरू उस हुई है। लहजे में बोलें तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है, और बहुत उर्दू को सुनने में सुंदर लगती ही है। और उस डेफिनेट। उसके शब्दों से, उसके बोलने से ही उसका परिधान भी नजर आता है कि हाँ भाई, रियल में जो वहाँ लड़कियां होती हैं, जो मतलब उस तरह का परिवेश, उसके तरह के परिवेश में होती हैं, और वो शेर बोल रही होती हैं। काफी सारे ऐसे हमने वीडियो देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, जी कि जी जी। बहुत खूबसूरत नजर आती है। जैसे वो लड़कियां नजर आती हैं इतनी सुंदर, वैसी उनके मुख से निकलने वाली जो वो भाषा है, उर्दू है, वो खूबसूरत नजर आ रही होती है। तो ये एक्चुअली गजल की शुरुआत जो है ना, वो भी उधर, ये अरब से, अरब के बाद फारस में, हम्म फारस के बाद तब इधर आई है भारत में। हम्म तो स्वाभाविक रूप से उसमें फुट हम्म जो है वो इसका गजल का जो छंद शास्त्र है, इसे अरूज कहते हैं, वो हम्म तो फारसी वाला ही है ना। उसका हम्म उर्दू का छंद शास्त्र उसे कह देते हैं अरूज, लेकिन एक्चुअली उसका बेस तो फारसी है। मैंने कहा ना, हम्म। उर्दू का तो अपने कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है। जी। उर्दू का आप कभी डिक्शनरी उठाइए, हाँ लुगत कहा हाँ जाता है शब्द को उर्दू में। अच्छा, शब्दकोश। लुगत में आपको हर शब्द के साथ में लिखा हुआ मिलेगा कि कि ये इसका शब्द मूल कहाँ से क्या उठा है, है, इसका ये मूल कहाँ से भाषा आया कौन सी है, है। हाँ अरबी का है या हाँ फारसी का है या हिंदी हाँ का है या संस्कृत का है। हाँ। तो आप ये पाएंगे कि कोई शब्द उसमें ऐसा है ही नहीं जिसमें ये लिखा गया होगा ये उर्दू का है। हम्म हम्म हम्म
तो उर्दू अपने आप में डेवलप हुई है, वो डेवलप हुई है। यानी डेवलप हुई है उर्दू इन भाषाओं के सम्मिश्रण से। जी जी। अब एक चीज उसमें फर्क आ जाता है, उसको आप नहीं भी पूछा तो मैं यहाँ थोड़ी जी चर्चा कर दूं जी, आप रहेगा। बताइए। जी। कुछ शब्द ऐसे हैं, अब चूंकि मैं ही हूँ, हम्म मैं गजल कहता जरूर हूँ, लेकिन मूल रूप से तो मैं देवनागरी में ही लिखता हूँ, देवनागरी में ही सोच पाता हूँ। हम्म। उर्दू मैंने बहुत बार प्रयास किया है पढ़ने का, थोड़ी बहुत पढ़ भी सकता हूँ लिपि में, मतलब उसको उर्दू की में। लेकिन वास्तविकता ये है कि उर्दू कोई आसान भाषा नहीं है, तो हमें लगता है आसान है, लेकिन लिपि नहीं में जब नहीं, वो होती हमें है। लगता भी नहीं है कि आसान है, क्योंकि हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक शब्द भी बोलना हमारे लिए जैसे बहुत बड़ी बात हो जाती, नहीं निकलता जब तक आप उस चीज का अभ्यास ना करें। जी। उसी पॉइंट को मैं पॉइंट आउट करना चाहा जो आपने खुद ही कही थी, कि एक शब्द बोलना हमें उस लहजे में बोलना, यूं करिए उस लहजे में बोलना, वो कठिन पड़ता है। हम्म कैसे उदाहरण देता हूँ आपको, बहुत कॉमन शब्द है और दुष्यंत कुमार के माध्यम से बहुत कॉमन हो गया वो। शहर बोलते हैं हम लोग, शहर, हम्म है ना। जबकि उर्दू के हिसाब से वो क्या है, वो है शहर, हाँ आधा है ना। हम्म तो अब उसी को जो उर्दू शायर हैं हम्म। वो कहेंगे कि शहर, यानी आप उसको दो एक के वजन पर लेंगे। अच्छा। और हम तो देवनागरी वाले हैं, हमारी, क्योंकि हम उसे शहर बोल रहे हैं, सभी हम के देवनागरी वाले क्या, भारत में तो सभी शहर बोल रहे अच्छा, वो हैं, है शहर का अर्थ मतलब वही होगा कि जो शाम है, और ना। एक तो वही है, सिटी वाला है, उच्चारण ओके। उच्चारण का फर्क है बस। हम्म तो हम्म। हम उसे शहर यानी 1+2 बोल रहे हैं, 1+2 वो बोल। कहते हैं नहीं, शहर यानी हम्म 2+1 वजन पे आएगा। ऐसे बोल, फसल, हम्म फसल सब जगह आपको फसल लिखा मिलेगा। इवन हम्म सरकारी योजनाओं में फसल बीमा योजना है, हम्म। जितने इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी उसको फसल बीमा के नाम से ही प्रचारित करेंगी। हम्म, कहीं आपको फसल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ। जब अब कोई उच्चारण का फर्क हो जाता है। उच्चारण का फर्क है, अब उर्दू वाले उसमें हम, मैं उसको फसल लिख देता हूँ, यानी उसको 1+2, 1 2 के वजन पे ले लेता हूँ फसल। उर्दू वालों को उसमें आपत्ति हो सकती है कि नहीं ये तो फसल होता है, 2 1 के वजन पे लीजिए, वो उसको मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब बड़ी खुशी की बात यह है कि ऐसा वर्ग पैदा होने लगा है जो ये कहता है कि नहीं, जो लोग देवनागरी में लिखते हैं उन्हें इस बात की छूट दी दे जानी दीजिए चाहिए, आप। दे दी जाए। जी ये जी। ये धारणा अब उर्दू के शायरों में भी बनने लग गई है। अच्छा। मैंने स्वयं एक पुस्तिका है मेरे पास छोटी हाँ सी, हाँ हाँ हाँ। दिल्ली में मुझे मिल गई थी वो, उसमें विश्व पुस्तक मेले में, हम्म बहुत छोटी सी जरा सी है। हम्म। उसमें बाकायदा ये बात लिखी हुई है कि अच्छा। देवनागरी वालों को ये छूट देना मुनासिब है। हाँ, क्योंकि अब सोचिए यही है, क्योंकि वो जिससे वो लिपि ही नहीं मालूम उर्दू वाली, वो तो फिर जिस तरह बोला जा रहा है उस तरह ही उसको लिख रहा है। और बिल्कुल। देवनागरी की खास बात सभी जानते हैं कि जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता जी जी जी। है ना। हम्म। उर्दू की तरह तो होता नहीं है। हम्म। तो उर्दू की तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ, उर्दू में ऐसा भी है हम्म। जैसा अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में लिखा कुछ जा रहा है, बोला कुछ जा रहा या कुछ और जा रहा है। जी। है ना। ये कहा जाए तो भाषाओं की खूबसूरती है, या तो कहें अगर नॉलेज ना हुआ, अगर इसकी जानकारी ना हुई, तो ये कहीं ना कहीं बहुत कठिन चीज भी हो जाती है। और इसमें कुछ बहुत शब्द ऐसे त्रुटियां हैं, त्रुटियां हो सकती हैं इन चीजों में, अगर इसका बाकायदा ज्ञान ना हो किसी को तो। कुछ शब्द तो इस कदर प्रचलन में आ गए हैं जी जी। कि अगर आप उसको शुद्ध रूप में बोलेंगे ना, हाँ तो हाँ। लोग ये कहेंगे कि ये गलत बोल रहा है। जी। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि आपको अपनी गजलों में से सबसे अच्छी गजल कौन सी लगती है? ये बहुत कठिन सवाल है। बिल्कुल, ये कठिन इसलिए, बिल्कुल वैसा वैसी सिचुएशन हो गई, मुझे लगता है कि एक माँ से पूछा जाए कि आपको अपने बच्चों में से कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली ऐसा किया भी नहीं जा सकता प्रैक्टिकली कि मैं ये कहूँ कि ये गजल सबसे अच्छी है। जी जी। हाँ, ये तो हो जाता है, जैसे ये मान लीजिए 100 गजलें हैं तो 100 में से कोई 20 बहुत मेरे को अच्छी लगे, हम्म लेकिन एक गजल है हम्म। ना बहुत। जैसे बाल्टी में मैं आजकल ऐसा एक प्रयोग कर रहा हूँ, अच्छा। प्रयोग से मतलब मैंने हालांकि वो मेरा जो प्रोजेक्ट कह लीजिए उसको थोड़ा हम्म डिले हो गया। हम्म। मैंने सोचा था कि मैं इस वर्ष में हम्म। अपनी 71 गजलों का एक संकलन लाऊंगा, 71 क्या बात। गजलें अच्छी मतलब हाँ। तो वाली, क्योंकि मैं एक साल इकहत्तर। 15 नवंबर को 71 साल का होने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो मैंने सोचा था मैं 71
हाँ। गजलें, मेरी 71 हाँ। गजलें करके। तो हाँ। मैंने उस पर छांटबीन करीब करीब 200 गजलें छांट ली हैं, जिनमें से फिर वो 71 अच्छा। छांटूंगा। तो अच्छा। अभी मेरा काम चल रहा है एक्चुअली। हम्म। तो ये मेरा प्रयास तो चल रहा है उस तरह का, लेकिन एक गजल को कहना तो आप ये मुझे बहुत। 71 में से जो सबसे पहली गजल होगी वो बता दीजिए। अच्छा, 71 में से, उन्हीं में से, तो हम्म। मैं उसकी तो ऐसा करता हूँ, उन्हीं में उस एक हाँ, गजल उन्हीं में से रखूंगा कोई एक जिसको एक मैं, बता दीजिए जी। ये मेरी, ये जो मेरी किताब है ना, नक्शे पर रह जाएगा, हाँ जी। हाँ है? जी। हाँ। इसकी जो पहली गजल है, जी। इंट्रोडक्टरी, हम्म। इसकी पहली गजल और आखिरी गजल एक ही बहर में है, और समान भाव लिए हुए है एक्चुअली, जी यूं जी। मान लीजिए। आपने मेरा तो दूसरा वाला सवाल भी कवर कर दिया इसी में। ठीक है, आप सुनाइए। अच्छा, कोई नहीं, कोई क्या नहीं, आप क्या सुनाइए। सवाल? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, मैंने कहा कि अगला जो सवाल था वो आपके नक्शे पर रह जाएगा, इस किताब में हाँ, से ही था। तो मैं वही कह रही हूँ कि आपने मेरे दोनों आंसर एक साथ दे दिए। जी। अच्छा। हम्म। मैंने इसलिए कि इस गजल को मैं उसमें भी शामिल करने वाला हूँ, जी। अच्छा। इसलिए मेरे को अच्छा। आज हाँ बात जी, हाँ हुई जी। इरशाद, इरशाद। सेलेक्टेड वाली में। जी। तो ऐसा तो, ये तो नहीं है कि सबसे अच्छी गजल कोई मेरे को सबसे प्रिय लगती हो, हाँ। हाँ। लेकिन ये उसमें भी होगी, ये मेरा आशय है। हाँ। और इस गजल, इस वाली किताब की पहली गजल इसलिए है क्योंकि नाम ही मैंने इस किताब का जो रखा, हम्म। वो उससे ही रखा, उसी गजल के अच्छा। मिसरे से। अच्छा। ठीक है ना? हाँ। नक्शे पा का अर्थ एक्चुअली होता है हाँ। पाँव के निशान, हाँ। जिन्हें हम हिंदी में पद चिन्ह या अंग्रेजी में फुटप्रिंट्स बोलते हैं ना। अब फुटप्रिंट्स अगर कहा जाए तो वो एक अलग ही छाप छोड़ते हैं, महान लोगों के फुटप्रिंट्स होते हैं अपने पीछे, उन इसका पे हम एक लोग अर्थ होता है कि फॉलो करते हैं। इंसान चला गया, मतलब लाइक जिसने अपनी अ, अपनी जिंदगी को कुछ बनाने में, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस देने में, या कुछ लोगों को अनुभव, जो लोग अनुभव किसी और के अनुभव से सीखते हैं, तो वो जो अनुभव देने वाला इंसान होता है वो अपनी छाप छोड़ जाता है, जिसे लोग हाँ, पीछे से फॉलो करते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से यही अर्थ है उसका। वही अर्थ है, बिल्कुल नक्शे पा का अर्थ यही है, पाँव के निशान यानी। जी, अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि आपको अपनी गजलों में से सबसे अच्छी गजल कौन सी लगती है? जी। ये बहुत कठिन सवाल है। बिल्कुल, ये कठिन इसलिए, बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो गई, मुझे लगता है कि एक माँ से पूछा जाए कि आपको अपने बच्चों में से कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली ऐसा किया भी नहीं जा सकता प्रैक्टिकली कि मैं ये कहूँ कि ये गजल सबसे अच्छी है। जी जी। हाँ, ये तो हो जाता है, जैसे ये मान लीजिए 100 गजलें हैं तो 100 में से कोई 20 बहुत मेरे को अच्छी लगे, हम्म। लेकिन एक गजल है हम्म। ना, बहुत। जैसे बाल्टी में मैं आजकल ऐसा एक प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा। प्रयोग से मतलब, मैंने हालांकि वो मेरा जो प्रोजेक्ट कह लीजिए उसको थोड़ा हम्म। डिले हो गया। हम्म। मैंने सोचा था कि मैं इस वर्ष में हम्म। अपनी 71 गजलों का एक संकलन लाऊंगा, 71 क्या बात। गजलें अच्छी, मतलब हाँ। तो वाली, क्योंकि मैं 1 साल, 71। 12 नवंबर को 71 साल का होने वाला हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है। तो मैंने सोचा था मैं 71 हाँ। गजलें, मेरी 71 हाँ। गजलें करके। तो हाँ। मैंने उस पर छांटबीन करीब करीब 200 गजलें छांट ली हैं, जिनमें से फिर वो 71 अच्छा। छांटूंगा। तो अच्छा। अभी मेरा काम चल रहा है एक्चुअली। हम्म। तो ये मेरा प्रयास तो चल रहा है उस तरह का, लेकिन एक गजल को कहना तो आप ये मुझे बहुत। 71 में से जो सबसे पहली गजल होगी वो बता दीजिए। अच्छा, 71 में से, उन्हीं में से, तो हम्म। मैं उसकी तो ऐसा करता हूँ, उन्हीं में उस एक हाँ, गजल उन्हीं में से रखूंगा कोई एक जिसको एक मैं, बता दीजिए जी। ये मेरी, ये जो मेरी किताब है ना, नक्शे पर रह जाएगा, हाँ जी। हाँ है? जी। हाँ। इसकी जो पहली गजल है, जी। इंट्रोडक्टरी, हम्म। इसकी पहली गजल और आखिरी गजल एक ही बहर में है, और समान भाव लिए हुए एक्चुअली, जी यूं जी। मान लीजिए। आपने मेरा तो दूसरा वाला सवाल भी कवर कर दिया इसी में। ठीक है, आप सुनाइए। अच्छा, कोई नहीं, कोई क्या नहीं, आप क्या सुनाइए। सवाल? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, मैंने कहा कि अगला जो सवाल था वो आपके नक्शे पर रह जाएगा, इस किताब में हाँ, से ही था। तो मैं वही कह रही हूँ कि आपने मेरे दोनों आंसर एक साथ दे दिए। जी। अच्छा। हम्म। मैंने इसलिए कि इस गजल को मैं उसमें भी शामिल करने वाला हूँ, जी। अच्छा। इसलिए मेरे को अच्छा। आज हाँ बात जी, हाँ हुई जी। इरशाद, इरशाद। सेलेक्टेड वाली में। जी। तो ऐसा तो, ये तो नहीं है कि सबसे अच्छी गजल कोई मेरे को सबसे प्रिय लगती हो, हाँ। हाँ। लेकिन ये उसमें भी होगी, ये मेरा आशय है। हाँ। और इस गजल, इस वाली किताब की पहली गजल इसलिए है क्योंकि नाम ही मैंने इस किताब का जो रखा, हम्म। वो उससे ही रखा, उसी गजल के अच्छा। मिसरे से। अच्छा। ठीक है ना? हाँ। नक्शे पा का अर्थ एक्चुअली होता है हाँ। पाँव के निशान, हाँ। जिन्हें हम हिंदी में पद चिन्ह या अंग्रेजी में फुटप्रिंट्स बोलते हैं ना।
अब फुटप्रिंट्स अगर कहा जाए तो वो एक अलग ही छाप छोड़ते हैं, महान लोगों के फुटप्रिंट्स होते हैं अपने पीछे, उन उसका पे एक हम लोग अर्थ होता है कि फॉलो करते वो हैं। इंसान चला गया, मतलब लाइक जिसने अपनी जिंदगी को कुछ बनाने में, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस देने में, या कुछ लोगों को अनुभव, जो लोग अनुभव किसी और के अनुभव से सीखते हैं, तो वो जो अनुभव देने वाला इंसान होता है वो अपनी छाप छोड़ जाता है, जिसे लोग हाँ, पीछे से फॉलो करते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से यही अर्थ है उसका। वही अर्थ है, बिल्कुल नक्शे पा का अर्थ यही है, पाँव के निशान यानी। तो तो इसकी जो पहली गजल है, जिसको उसमें भी जाएगी मेरे अगले संकलन में जो मैं लूंगा, जी। तो उसको भी मैं थोड़ा सा उसमें से ज्यादा नहीं, 3-4 शेर पढ़ देता हम्म। हूँ। हम्म। ये थोड़ी लंबी, उससे आशय समझ में आ जाएगा हम्म। कि बाद मेरे भी हम्म। मेरा कुछ नक्शे पा रह जाएगा। अच्छा। ये इसका पहला मिसरा, पहली गजल का पहला मिसरा, और यही इस किताब का नाम था हाँ। कि बाद मेरे भी हम्म। मेरा कुछ नक्शे पा रह जाएगा, पढ़ने वाले हो न हो पर जो लिखा रह जाएगा। क्या बात है। पढ़ने वाले हो न हो पर जो लिखा रह जाएगा, यही नक्शे पा है मेरा, जी। है ना। ये जी। कहने का आशय है। और इसी वैसे दो एक शेर और पढ़ देता हूँ कि रिंद साकी जाम मैं और मैं कदा रह जाएगा। रिंद यानी पीने वाला, साकी पिलाने वाला, जाम सब समझते ही हैं। मैं, जाम में मैं भरी हुई होती है, और मैं कदा शराब खाना, है ना। रिंद साकी जाम मैं और मैं कदा रह जाएगा, यार जब हम ही न होंगे इनमें क्या रह जाएगा। यार जब हम ही न होंगे क्या इनमें बात। क्या रह जाएगा। और इसका एक शेर और पढ़ता हूँ कि हम्म। रोज ताला बंद करके जाने वाले जान ले। रोज ताला बंद करके जाने वाले जान ले, घर तो क्या ये हाथ आंखें सब खुला रह जाएगा। घर तो क्या ये हाथ आंखें सब खुला रह जाएगा। और इस गजल लंबी है तो बस इसमें से एक ही शेर और नहीं पढ़ता नहीं, हूँ। सुनाइए, आप, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। चलिए, ये इसलिए कि मैं इसको शेर को खास तौर पर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हर पीढ़ी अपनी नई आने वाली पीढ़ी को ना, ये समझिए हर पिता अपने बच्चों को, बेटों को कुछ कहना चाहता है, कह पाए या नहीं कह पाए वो अलग बात है। उस बात को मैंने एक इस शेर में कहने की कोशिश की है कि पास मेरे बैठ ले वरना ये होगा एक दिन। पास मेरे बैठ ले वरना ये होगा एक दिन, कूच कर जाऊंगा मैं तू देखता रह जाएगा। क्या बात। कूच जाऊंगा मैं तू देखता रह जाएगा। और इसी गजल का फिर आखिरी शेर है, जो सभी के लिए एक तरह का संदेश जैसा है, समझ लीजिए कि दास्तां से पूरा सफा हम्म। आज ही भर दो अनिल। हम्म। अपनी जो बात के दास्तां यानी जरूर नहीं है कहानी ही हो, आपको जो कुछ कहना चाहते हैं उससे, हम्म। कि दास्तां से पूरा सफा हम्म। आज ही भर दो अनिल, बाद में काबू में केवल हाशिया रह जाएगा। बाद में काबू में केवल हाशिया रह जाएगा। तो जब तक आप मतलब इस योग्य हैं तो कुछ कह सकते हैं, जी। कह डालिए, पूरा सफा तब भर डालिए। कल का पता नहीं है, कल भविष्य का पता नहीं है बिल्कुल है ना। बिल्कुल, शब्द निकले ना निकले फिर। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर गजल। बड़ा, मतलब बहुत डीप अर्थ था इनका। जो आपने वो शाकी और जिंद वाली बात की, उसमें भी मुझे ऐसा कुछ नजर आया कि कहीं ना कहीं आध्यात्म छुपा हुआ है उसके अंदर। जी कि एग्जैक्टली, एक्चुअली हाँ। ऐसा ही होते है, गजलों में आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जी। वहाँ रिंद और साकी वगैरह शब्द इस्तेमाल होते हैं, हाँ हाँ। लेकिन उनका भावार्थ अलग होता है। बिल्कुल, वो जो पाठशाला, जो जैसे मुझे ऐसे लगा कि जो आप मैं खाना कह रहे हैं, वो कोई ऐसा पाठशाला पाठशाला है जहाँ पर कोई आपको ज्ञान की बातें सुना रहा है और आपको पिला रहा है, वो मतलब ज्ञान पिला रहा है, ज्ञान सिखा रहा है। एग्जैक्टली हाँ। वही, यही भावार्थ होते हैं इनके। जी। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। और विशेष रूप से जो सूफीज्म है ना,
आपने देखा होगा सूफियों की दरगाहों पर भी गजलें गाई जाती हैं, पढ़ी जाती बिल्कुल हैं, बिल्कुल, सूफी बागवानियां पढ़ी तो जाती हैं। वो कह देते हैं कि भगवान जो रंगरेज नाम दे देते हैं उनका। हाँ हाँ और हाँ हाँ। रंगरेज के ऊपर उन्होंने इतनी गजलें, इतने गीत बनाए हैं कि सुनकर मजा आ जाता है। कि कहते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल। अपने रंग में मुझे रंग लो, मत पूछो कि मुझे कौन सा रंग चाहिए, और हाँ मैं क्या पेश करूं, मतलब आपको नजराने में क्या दूं, मुझे नहीं पता, और मतलब मैं खुद ही, मुझे ही ले लो। सो एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक दिन नदी को सागर में ही मिलना है। मतलब हम जो सोल हैं वो परम सोल के साथ में ही जाना है, उसी में लीन होना बिल्कुल। है। लेकिन हाँ, हम भूल जाते हैं और हम यहाँ वहां चले जाते हैं, लेकिन जब उसका रंग लगता है तब हम अपने आप उसके रंग में रंग जाते हैं। तो ये गजलों में मैंने ये चीजें बहुत देखी हैं, और ये बहुत बड़ी वहाँ बात जो रिंग साखी वगैरह ये सब सब इस्तेमाल होते हैं। है। जी जी। लेकिन वहाँ वो ये मैखाने का मतलब ये नहीं है, मैखाने का नहीं, मतलब खाने मतलब जहाँ जहाँ वो लोग बैठे ईश्वरीय हुए प्रेम हैं बरस कहीं। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ईश्वरीय एक प्रेम एक जहाँ धारा एक ही प्रवाह चल रस रहा है। को पीने वाले लोग, हाँ हाँ। वहां पर एग्जैक्ट एक ही चीज को लेने वाले लोग हैं जो सारे एक जैसे हैं, जिन्हें सबको एग्जैक्टली। पीना पसंद है, मतलब पीना मतलब ज्ञान हाँ लेना पसंद है, आध्यात्म में रहना पसंद है। हम्म। हाँ। जी। यानी वो जो सूफी फकीर था, वो साकी था। अगर वहां सब उसकी मजार पे इकट्ठे होते हैं तो ये मान लीजिए कि वो साकी था। यहाँ वहाँ कोई कोई जिंदा साकी भी मौजूद हो सकता है, बिल्कुल। जिससे अपन संत बोलते हैं, हाँ इसमें हाँ, बिल्कुल फकीर बिल्कुल। बोलते हैं। और बाकी पीने वाले हो सकते हैं जो इर्द गिर्द बिल्कुल। बैठे हुए उसका और आनंद उठाएं। वो सभी नशे में है, मतलब एक ऐसे नशे में है जिसका आनंद ही अलग है। वो गुमराह नहीं है, वो सेंस दुनिया के से ऊपर अलग है। इस्तेमाल है। वो दुनिया से अलग है क्योंकि उन्हें दुनियादारी नहीं चाहिए, उन्हें तो बस इसी नशे में रहना अच्छा लगता है। जी। एग्जैक्ट। गजलों को सुनने अब वालों के बारे में मेरा आप क्या कहना चाहेंगे? अब सुनने वालों की अगर बात की जाए जी। तो सुनने वालों को अपन मेरे ख्याल में मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, अच्छा। है ना। एक तो गजल सुनने वाले वो हैं जो गाई हुई गजलें सुनते हैं, हम्म। गायकों ने गाई और उनको जो बहुत प्रचलन में है वो, जी है जी। ना। बल्कि वो शायद ज्यादा है। शायर के मुंह से सुनने वाले कम हैं, अच्छा। जो शायर के मुंह से सुनना पसंद करते हो। ऐसा मेरे अपना तो लगता है, मेरे मौका को नहीं जरूर मिल कहना पाता, मुझे चाहिए। लगता है लोगों को जी। बहुत कम मौके मिल पाते हैं, ऐसे लोग बहुत ऐसी जगहों पर बहुत कम पहुंच पाते हैं जहां पर लाइव कोई शायर गजल गा कि रहा अब हो। तो इंटरनेट पे तो सब कुछ मौजूद है ना, यूट्यूब पे आपको बहुत हाँ, मिलेंगे। यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, सही बात है। तो एक्चुअली क्या है, मतलब जो जब संगीत के माध्यम से सुनते हैं, हम्म। गायक के माध्यम से, उसमें क्या होता है, जो मैं समझ रहा हूँ कि गजल का जो संगीत प्रमुख हो जाता है, गजल दब जाती है उसमें। ये अच्छा। मेरे को लगता है। हालांकि हाँ पॉपुलैरिटी तो होती है, वो गजल कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, ज्यादा पॉपुलर होती है। हाँ। लेकिन जिन लोगों को वो गजल अच्छी लगती है उनसे कभी आप पूछ के देखिए, तो वो ये तो बता देंगे किसने गाई है, ये नहीं बता पाएंगे किसने लिखी होगी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि मुश्किल से गायक कोई का एक आध नाम ही, इसमें नहीं होता है। जो है संगीतकार ना। आप जैसे हैं, हम जानते हैं कि भाई पंकज उधास जी गाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हाँ, है ना। आ, मिर्जा पंकज गालिब, जी, जगदीश हाँ, जगदीश सिंह ने, चित्रा सिंह ने, जगजीत सिंह जी, हाँ है ना, हाँ, या गुलाम अली और जी कहते हैं, हाँ। हैं। तो उसमें जिसने एक्चुअली वो गजल जिसका जिसने, मानसिक संतान थी, हाँ हाँ हाँ, वो तो जिसने रह गया, create पीछे की गया, है, जिसने पैदा की है है। ना। हाँ हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा श्रोताओं को अपन दो उसमें बांट सकते हैं। एक वो है जो उसे संगीत के साथ सुन रहे हैं, डेफिनेटली उससे संग, गजल तो फैली, दुनिया भर में फैली, उससे बहुत लोगों तक पहुंची हम्म। उसके माध्यम से। लेकिन जो वास्तव में उसका जनक था, उसे लोग नहीं जान पाएंगे। जानेंगे उसको जिसके माध्यम से वो उन तक पहुंची है ना। दूसरा वो वर्ग है श्रोताओं का जो डायरेक्टली शायर से सुन रहा है। दोनों की अपनी अपनी अलग रुचियां हो सकती हैं, कॉमन रुचि भी हो सकती है, दोनों में आनंद उठा सकता है ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन शायर जो होता है वो एक्चुअली गाता नहीं है। हम्म। आमतौर तरन्नुम में लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो भी पढ़ना कहा जाता है, गाना नहीं कहा जाता, गाना नहीं कहा जाता। है ना। वैसे तो तरन्नुम में हर गजल अच्छी भी नहीं लगती, कुछ ही गजलें होती है तरन्नुम में हम्म। आती आती हैं। वरना शायरों को आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव के साथ होता है उनका उच्चारण होता है, क्योंकि उससे मालूम है कि मुझे को किस जगह जोर देना है शब्द पर,
हम्म। स्ट्रेस कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है। तो भाव किस तरह पैदा हो सकता है, अगर गजल का वास्तविक भाव जानना है तो शायर के मुंह से सुनी हुई गजल सुननी चाहिए। ये मेरी धारणा है, हो सकता है कि मैं शत लेकिन प्रतिशत सही कभी हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। लोग लिख जाते हैं, चले जाते हैं। अब जैसे बहुत पहले के पुराने शायर हैं, उनकी लिखी हुई हाँ किताबें हैं। तो हाँ, अब तो हमें कोई और ही पढ़कर सुनाएगा। सही है। डेफिनेटली हाँ। तो ऐसा डेफिनेटली। लेकिन अब उन्हीं पुराने शायरों का हम्म, जो गजलें हैं, मान हम्म, लीजिए गालिब की हैं, हम्म, उसी को कोई गायक गाता है हम्म, और कोई शायर वर्तमान में वो उसको पढ़े, आप दोनों में फर्क नोट कर बिल्कुल सकती है। बिल्कुल। जो अर्थ शायर जिस तरीके से कन्वे कर पाएगा ना, हम्म, वो संगीत में उस संगीत तरीके से कन्वे, उसका अपना तरीका है, उसका अपना माधुर्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो उससे कम है, ये शायद मेरे कहने का संगीत अर्थ नहीं है। संगीत का कुछ दायरा होता है कि आपको बस इतना ही बोलना है। अभी शायर बोलते वक्त उसका मतलब तात्पर्य भी बता सकता है, वो बीच में बोल सकता है, तो जो कि आपको ज्यादा हाँ, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में। डेफिनेटली। जी। अब मैं अगले सवाल की ओर जाना चाहूंगी कि जी क्या गजलों की किताबों का बाजार और विकसित होना चाहिए? अब मैं थोड़ा पैसे की तरफ आ रही हूँ कि जो गजलकार हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी रुचि इतनी ज्यादा है कि आप कुछ और नहीं करना चाहते, आप सिर्फ गजलों की किताबें लिखना चाहते हैं। तो क्या सिर्फ गजलों की किताबें लिखने से उनका भरण पोषण हो सकता है? तो किताब गजलों की किताबों का बाजार और विकसित होना चाहिए, या आज की युवा पीढ़ी को इस विषय पर रुचि लेनी चाहिए, या रुचि ये जागृत होने में, मतलब कहीं ना कहीं हम इसे पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा रुचि नहीं हो पा रही? बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो कि इन चीजों पर इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। ये विकसित होना चाहिए वाली जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। होना चाहिए, इसमें तो मतलब कहीं ना कहीं हम, लैकिंग है कि इतना विकसित हाँ, नहीं हुआ है बाजार। ना विकसित नहीं हुआ है। और विशेष रूप से ये तो पब्लिशर्स भी कहते हैं कि किताबों का बाजार उतना नहीं है हाँ जितना संभावनाएं हैं, जितना पोटेंशियल हाँ है ना। हाँ। और अब इंटरनेट के दौर में वो और भी कम हो गया, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने के लिए चीजें मिल ऑनलाइन। जाती हैं। हाँ। लेकिन ऑनलाइन किसी को पढ़ना हम्म, और हार्ड कॉपी को पढ़ना, हम्म, दोनों में फर्क बहुत आता है। वो तो ये है। जो मेरा है बिल्कुल। ना, एटलीस्ट कम से कम हमारी पीढ़ी वाले जो नए बच्चों की तो आदत उसमें अब अब तो होने लग गई किताबें रही है। कहाँ हाथ में, लोग आईपैड लेकर ही चलते हैं। हाँ, आजकल आईपैड के लेकर बच्चे के। आईपैड से ही पढ़ते हैं। लेकिन हमें तो डेफिनेटली। सुविधाजनक वही लगती है अपनी हार्ड कॉपी, जी। चाहे जब सिरहाने से उठाई और खोल के पढ़ ली, जो पन्ना खोलना है वो पढ़ लिया। किसी और बीच में किसी और यंत्र के मोहताज नहीं है कि मोबाइल चाहिए या लैपटॉप चाहिए। दूसरी बात, कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, आपके पास है किताब, आपने ले ली। लेकिन इंटरनेट का फायदा ये है कि आपके पास किताब है या नहीं है, आप तुरंत ही उस तक पहुंच सकते हैं। ये भी बात है। तो अपने अपने यूज हैं दोनों के। लेकिन रुचि की जो नई पीढ़ी में पैदा करने वाली बात है, तो वो तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। और मेरे ख्याल में है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, जो है इस भी। मतलब जो रखते हैं रुचि, वो आ ही जाते हैं धीरे धीरे इस फील्ड में। हाँ, वो आ ही भले ही वो जाते हैं। अपने पैशन को लेकर आए, वो उसे भले ही कमाई का जरिया ना बनाए, या मतलब ऐसा ना हो, लेकिन उनके पैशन में कहीं ना कहीं होता ही है कि अब मुझे ये चीजें कमाई का जरिया बनाना तो देखिए, मैं कह नहीं सकता, बहुत मुश्किल ही है। हम्म, बतौर कैरियर मतलब इसको हम्म, ले पाना, हम्म, वो मुझको भी थोड़ा लगता है कि मुश्किल होगा। हाँ, इसीलिए आमतौर पर शायर जो है ना, जो इस पे, जो इसी पर डिपेंड किए, हाँ, है ना, वो वही थे, फिर कर्ज की पीते थे मैं, और सही फिर बात। समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वो फाका मस्ती में जीने वाले लोग और ही होते हैं। हम्म, आज का जो वातावरण है ना, भौतिक दुनिया, हम्म। वो क्या, अब सुविधाभोगी हो गए हैं हम लोग। अब वो फाका मस्त जीवन नहीं जी पाते, अब सुविधाओं वाला जीवन हो गया है। परिवार चलाना है तो फाका मस्ती कहाँ चलेगी अनिल जी, आप नहीं बताएं। चलेगी, है ना। तो डेफिनेटली कुछ और भी साथ में हम्म, इसको बतौर हॉबी तो रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल रोजगार के तौर पर लेना हम्म, कठिन कहा जाएगा, अच्छा, कठिन कहा अच्छा, जाएगा। अच्छा। तो अब हम अपने सबसे आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अनिल जी?
गजलों के माध्यम संदेश से तो, बता दीजिए। अच्छा अच्छा, गजल के माध्यम से। जैसा आप चाहें। गजल। जी, जैसा आप चाहें, शब्दों के माध्यम से कहें या गजलों के माध्यम से कहें। अच्छा, मैं अभी आपको एक अम, संदेश तो वैसे यही है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जी। सुने। जी। और गजल सुने सबसे अच्छी बात है, साहित्य सुने, अदरवाइज गजल सुने सबसे अच्छी बात है। मैं एक जनरल संदेश, अगर संदेश वाली बात कहें हम्म, तो ये है, एक शेर है मात्र, बिल्कुल। कि खुदा ने इसलिए भेजा बनाकर आदमी तुझको। या मैं आदमी शब्द केवल मेल के लिए नहीं कह रहा, आदमी एक जनरल, पूरे ह्यूमन जाति के लिए, हाँ। आदमी स्त्री सभी उसमें शामिल हैं, कि खुदा ने इसलिए भेजा बनाकर आदमी तुझको, कि इस दुनिया में कुछ अपनी अलग पहचान पैदा कर। वाह, क्या इस बात। दुनिया में कुछ कुछ अपनी अलग पहचान पैदा कर। ये बड़ा मात्र एक अच्छा शेर संदेश आपने दिया अनिल है, जी। अपनी और मुझे पहचान ऐसा लगता बनाइएगा। है कि जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर इंसान को अपनी पहचान बनानी चाहिए। और मुझे लगता है भगवान ने हर किसी को एक तोहफा दिया हुआ है। अगर वो उसे खोले तो उसे अपनी पहचान बनाना बहुत आसान लगने लगेगा। हाँ, कुछ ना कुछ हुनर सबको हाँ। बख्शा होता है ईश्वर ने, जी। जी। कुछ ना कुछ। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अनिल जी। और हम आपको कभी ना कभी लाइव या कभी फेस टू फेस आपकी गजलों का आनंद मैं तो लेती ही रहती हूँ। और हमारे सिंगापुर के काफी जो हैं हमारे ग्रुप में, हमारे साथ के सभी आनंद लेते हैं और सभी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। और मुझे भी आज आपसे पर्सनली बात करके बड़ा अच्छा लगा, ऐसे लगा कि रियल में आप गहराई से गजलों के बारे में जानते हैं। और ये हमारी पीढ़ियों को भी जानना चाहिए और हम खुद आपसे ये सारी जो ज्ञान है सीखना चाहेंगे। अगर कभी आपको वक्त मिले तो आप हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज दीजिएगा इन चीजों के बारे में। मेरा सौभाग्य होगा ये तो। जी। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा नहीं नहीं बातचीत करने नहीं, के लिए। एक्चुअली अभी जो सिंगापुर में हमारे जितने भी ग्रुप हैं तो अलग अलग विधाओं में लिख रहे हैं, सभी बहुत गुणी हैं। लेकिन आप जो हैं वो गजल लिखते हैं जो मैंने अभी किसी के यहाँ से नहीं सुनी है। कुछ और हैं जो एक दो विधाओं में बहुत माहिर हैं, जैसे हाईक्यू, हाईक्यू के बारे में मुझे जरा भी नॉलेज नहीं है। तो हैं कुछ जिनसे मैं अभी कांटेक्ट करूंगी और उन्हें भी इस मंच पर बुलाऊंगी कि वो हाईक्यू के बारे में बताएं, जैसे मैंने आपको बुलाया और आपसे कहा कि आप गजलों के बारे में बताएं। तो आपने बहुत कुछ जानकारी दी हमें गजलों के बारे में। आपसे बात करके हमें बहुत आनंद आया और आशा है कि श्रोताओं ने भी आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा और संदेश लिया होगा। तो आज के इंटरव्यू को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप हमारे मंच पर आए। धन्यवाद धन्यवाद। और नमस्कार आपको भी और श्रोताओं। धन्यवाद अनिल जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।